को थोड़ा सा और समझा जाए और मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव को और बेहतर समझा जाए। मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव 2012 में आई, सबको पता है ये बात, सितंबर में आई। इसके लाने के पीछे मैनेजमेंट का एक मकसद था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम इसको कह सकते हैं कि एक फंड रेजिंग का एक अच्छा तरीका है। यानी कि वो फंड रेजिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई कंपनी बनाने जा रहे हैं या कोई ऐसा वेंचर खड़ा करने जा रहे हैं, कोई ऐसा एम्पायर बनाने जा रहे हैं या कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं जहां आपको अब और आगे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि आप कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहां से आपको पब्लिक स्वयं पैसा दे, और जो पहले से आपके पास कार्यकर्ता और आप उन और आपके साथ साथ उन कुछ वैसे लोगों का भी भला हो जो आपके साथ पहले से जुड़े हो या नहीं भी जुड़े हो, आप चाहते हो ऐसा वैसी चीजें बनाना, ऐसा सेगमेंट में एंट्री करना जहां आपके फायदे के साथ साथ हजारों लाखों लोगों का भी फायदा हो, तो उस वक्त आप डिसीजन लेते हैं इस तरह के सिस्टम का, कोऑपरेटिव का। लोग अलग अलग जगह हैं, मतलब कुछ लोग निधि से भी लेते हैं, कुछ लोग सेबी से भी लाइसेंस जो बीच में लोगों ने लिया था डिवेंचर वगैरह का। सबका मोटो एक ही होता है कि हम पब्लिक से पैसा लें और जो लोग पब्लिक से पैसा ला के दे उन्हें भी कुछ बेनिफिट दें, और उस पैसे को सही जगह लगा के फिर अच्छी जगह निवेश करके उस पैसे को एक का 10 बना के किसी ऐसे सेगमेंट से जहां से अच्छा रिटर्न मिले और फिर हम पब्लिक को सही सलामत सही टाइम पे पैसा रिटर्न कर दें। तो एमसीसीएल के लाने का मोटो यही था कि मोरल को एक बहुत बड़ा काम करना था, क्योंकि शुरुआत से ही मिशन निर्धारित था। मिशन कोई आपका बाद में नहीं बना, मिशन आपका सेम डेट जिस दिन आपकी कंपनी की स्थापना हुई उसी दिन से आपका मिशन लिख लिया गया कि मोरल जगाना है, भारत बनाना है। ये आपका कॉपीराइट मिशन था, तो एक बहुत बड़ा मिशन था। तो कंपनी के पास दो रास्ते थे, या तो कंपनी कोऑपरेटिव को लॉन्च करे लीगल तरीके से भारत सरकार से लाइसेंस लेके, या फिर खुद जाके बैंकों से लोन ले। बैंक से लोन लेती तो सिर्फ बैंक के लोग पैसा कमाते और कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न करना होता, अकॉर्डिंग टू पता नहीं उस समय की जो भी उनकी सिचुएशन हो सकता है ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता। दूसरा, जितना पैसा चाहिए हो सकता है उस समय बैंक उनको उतना ना देती। पब्लिक से तो कोऑपरेटिव के थ्रू हम जितना चाहें उतना पैसा ले सकते हैं, लेकिन बैंक शायद उतना मोरल को पैसा उस वक्त नहीं देती, या आगे चल के कितनी बार लोन लेते, क्योंकि अलग अलग वेंचर को लॉन्च करना था, अलग अलग सेगमेंट में जाना था, बहुत बड़ा एक जो कंपनी का मिशन और विजन बनाया गया है, तो मल्टी सेगमेंट अप्रोच, तो किस किस सेगमेंट के लिए लोन लिया जाता। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि क्यों ना हमारे पास जो पहले से कार्यकर्ता हैं, क्योंकि 2007 से कंपनी इंश्योरेंस से शुरुआत की थी और बाकी सारे सेगमेंट अपने आप को जैसे प्रोफाइल में बताया गया, तो ऑलरेडी समूह में हमारे पास हमारे साथ जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता थे जो पहले से कहीं ना कहीं मनी मार्केट का काम कर रहे थे, यानी इंश्योरेंस का काम कर रहे थे। तो वैसे लोगों के हाथों में कोऑपरेटिव का बागडोर दे दी जाए ताकि वो मार्केट से पैसा लेके आए और उन्हें भी फायदा हो और कंपनी को भी फिर आगे के लिए फंड की दिक्कत ना आए। तो इसको लेके एमसीसीएल की शुरुआत हुई। और जैसे आपको पहले ही पता है कि कंपनी ने ये भी डिसीजन लिया कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि एक तरह का ये लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, बशर्ते ये है कि ये पैसा लेने का एक लीगल तरीका है और सरकार आपको लाइसेंस देती है इसको पैसा लेने का, और आप जिस सेगमेंट के लिए लेते हैं उस सेगमेंट की ऑडिट में आपको दिखाना पड़ता है कि आपने पैसा लिया तो कहाँ कहाँ लगाया और किस तरह से आप प्रॉफिट गेन किए और कितना आपने बांटा, कितना क्या किया, वो सारी चीज एक्सपेंस वगैरह दिखानी पड़ती है। तो 2012 में कोऑपरेटिव को एमसीसीएल में कंपनी ने एंट्री किया। आज 14 साल हो गए हैं कोऑपरेटिव को, और 14 साल में बखूबी अच्छी तरीके से कंपनी चल रही है। लास्ट मीटिंग में जैसे समय पिछले 2 साल में अच्छा ग्रो किया है। कोऑपरेटिव में कंपनी के पास अप्रोक्स आज के डेट में 4500 करोड़ की देनदारी है। मतलब मार्केट से जो पैसा रेज किया है हमने
और हमेशा हम बताते हैं कि आपकी कंपनी की पूरी एसेट वैल्यू जो है वो 20,000 करोड़ से ऊपर की है। यानी आपने उस 4500 करोड़ जो हमें देना है उससे ज्यादा की हम प्रॉपर्टी और सेगमेंट और बहुत सारी चीजें एसेट बना चुके हैं, बाकी जगह सेगमेंट में पैसा इन्वेस्ट करके उससे हम गेन कर रहे हैं। तो आप मजबूती के साथ खड़े हैं एमसीसीएल को लेके। यानी आप अगर देखा जाए तो आज रामा ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ एमसीसीएल पर डिपेंड नहीं है। हाँ, बाकी होगा सेगमेंट जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं नहीं तो ले ले उनको बढ़ाने के लिए अब एमसीसीएल की जरूरत रामा पड़ तो रही ले ले है। हैं लेकिन ऑलरेडी जिन वॉशिंग मशीन तो सेगमेंट में आप खरीदूं पहले से, कल जिन सेगमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कोऑपरेटिव वो से जो मैं लेके, पहना था जैसे वो है फार्मा, मेरे पास तो एफएमसीजी और इन सारी चीजों में, रियल देखो एस्टेट में, अब उनको बढ़ाने के लिए पापा के कोऑपरेटिव कहा है की फंड की जरूरत नहीं है। अब आप जो नए वेंचर आ रहे हैं, आप नए सेगमेंट आ रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए आपको अब कोऑपरेटिव हाँ, की कोई ज्यादा नहीं जरूरत है। नया पहन लेता हूँ इसीलिए कोऑपरेटिव को कंटिन्यू मुझसे रखा फिर भी यार गया। चला नहीं आता वो। तो एमसीसीएल एक पार्ट है जहां आप कस्टमर के साथ साथ, मेंबर के साथ साथ, ये पहन ले रहा हूँ कंपनी ये अपने कौन आप सी को भी पहनूं मजबूत करती जा रही है। यही कोऑपरेटिव को लीगल ये तरीके से सारी चीज आप समझ चुके हैं। हम आते हैं उन सेक्टर पे जैसे अरे मसाला अब खाएंगे तो निशान का लगेंगे डिफरेंस की बात हुई थी लास्ट टाइम की। पूरे दिन कोई मसाला नहीं खाया मैं खा रहा हूँ तेल से हालत खराब हो रही है वो अलग बात है कोऑपरेटिव, ये रियायत पड़ जाएगी सहकारिता विभाग, हैं? कृषि मंत्रालय, सेंट्रल रजिस्टर्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जो हम बार बार लास्ट मीटिंग से बताते आ रहे हैं कि इसका कानून भी वहीं बनता है जहां बैंक का बनता है। आरबीआई, अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, डिफरेंस हम समझाते हैं कि आप कैसे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। डिफरेंस टू बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन तीनों के बीच में आप कम समय में अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, अच्छा ब्याज दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और बैंक क्यों आप, इस पे चर्चा होने के लिए ज्यादा लोगों को मतलब तो हम शुरुआत करते हैं वहां से कि पहले भी कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सबसे ऊपर है, संविधान भारत सरकार का, मतलब इस देश का संविधान सर्वोपरि है। उसके अंदर जो कानून बनाए जाते हैं उसी कानून को पूरे भारत सरकार फॉलो करती है, सारे मंत्रालय उसको फॉलो करते हैं, सारे लीगल डिपार्टमेंट उसी के अनुसार चल रहा है, सारा लॉ एंड ऑर्डर उसी संविधान के अंतर्गत चलता है। तो भारत सरकार उसी संविधान को फॉलो करके सारे मंत्रालय का जो भी है गठन या चलाना, शुरुआत करना या उसकी रख रखाव या चीजें हैं, उसी में आपके एक मंत्रालय आता है वित्त मंत्रालय, जिसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बोलते हैं। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। वित्त मंत्रालय जिन चीजों को गाइडलाइन करता है, मैक्सिमम वो तीन चीजें आती हैं। एक आता है आपका आरबीआई वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, दूसरा आता है सेबी, और तीसरा आता है आईआरडीए। आरबीआई के अंतर्गत सारे बैंक्स आ जाते हैं, जो भी हमारे बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव हो, गवर्नमेंट्स के बैंक हो, या भारत सरकार के उपक्रम हो, यानी जिनके पीछे बैंक लग गया, चाहे अर्बन कोऑपरेटिव हो या बिहार ग्रामीण मैंने बैंक मोटर हो, करा दी चाहे खाली पड़ी है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हो, तो जो भी बैंक लग जाए जिनके साथ, वो सारे क्या लोग 27 फॉलो वाला करते हैं क्या आरबीआई 27 की वाला कितने गाइडलाइन का है को। 27 वाला है, 27 का ही। होटल हाँ, वो है रिजॉर्ट टाइप। स्टॉक देखो एक्सचेंज से रिलेटेड मैंने जितने कल भी बात काम की है होते कल हैं, मुझे वो सारी डिटेल देगा वेंचर एक वगैरह, घंटा ये ये बगल वालों सारे में गाड़ियाँ चलती हैं सेबी के अंतर्गत आते हैं। बगल वालों की अल्मोड़ा और जितनी भी इंश्योरेंस जब कंपनियां हैं, चाहे वो वहाँ के टाटा बंदे हो, से बात हुई रिलायंस हो, मेरी एलआईसी खैर हो, कल मैं कल वो जो भी कहाँ आप शादी मार्केट कब में हुई देख थी रहे वो हैं, गोपाल जो इंश्योरेंस करते हैं, चाहे चलो। वो कोई भी सुबह सुबह इंश्योरेंस देख करें, लो हाँ हाँ, मैं कह रहा अरे एक से एक है चाहे आपकी एक बाइक लेकिन इंश्योरेंस गाइड करनी हो, या आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं करना हो, या मिलते आपका हेल्थ नीचे इंश्योरेंस मिलते हैं हो, ना ऊपर या मिलते हैं टर्म प्लान हो, हाँ। जो भी इंश्योरेंस होता है वो मतलब सारे 5 7 किलोमीटर आईआरडीए ऊपर जाते 5-7 की किलोमीटर गाइडलाइन को हाँ फॉलो तो बड़े करते हैं, बहुत जिसका सारे नाम है कल इंश्योरेंस रुकूंगा रेगुलेटरी कल तक रुक जाओ नहीं तो ऐसे ही डेवलपमेंट हो। अथॉरिटी। तो ये सारे लोग उसके गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। देखो हम आते हैं ये वहां मेरे जहां दे दो हमें रिक्वायरमेंट है। डिटेल बैंक, मैक्सिमम लोग पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक और पोस्ट ऑफिस, वहीं से लोगों को रिटर्न मिलता है, या लोग सेविंग अकाउंट में रखे, करंट अकाउंट में रखे, एफडी में रखे, एमआईएस में रखे, है ना, या रेकरिंग डिपॉजिट हाँ, सब करें, मिलाओ, फीस मिलाओ। तो वो बैंक और पोस्ट ऑफिस में ही ज्यादातर लोग जाते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि लोगों को बैंक पे भरोसा है। क्यों भरोसा है भाई? क्योंकि ये सरकार, बैंक लग गया मतलब सरकार की चीज हो गई। जबकि
बैंक प्राइवेट भी है, क्या कह रहा? कौन HDFC बैंक प्राइवेट कह है, रहा है? एक्सिस बैंक प्राइवेट है, सारे ज्यादा अगर तो बैंक फिर कुछ गाली आ प्राइवेट है। जाती है, कह रहा वहाँ तुमने जो बंधन अभी बैंक हो दिलवा गया, देता उत्कर्ष आपको बैंक वापस। हो गया, लेकिन नहीं लोगों नहीं, को क्या मैं तो भरोसा है, मुक्तेश्वर इसका में खोल ब्रांच है, तो मेरा यहाँ तो लोग उसने फोन दिखते किया हैं, उसको, यहाँ लोग पैसा जमा करते तो हैं, उसने यहाँ कहा कि पैसा भाई मिल साहब मैं जाता है, सुबह आपको सारा तो बता लोगों दूंगा को और सर्विस बढ़िया कमीशन मिल मिलती जाते है। हैं बढ़िया। आज किसी भी बैंक में, मैं बढ़िया फैमिली के हिसाब से चाहे वो SBI हो, खाता वाले तो के कह रहे ठीक है मैं जिसे आपको बता सबसे दूंगा सुबह भरोसेमंद लोग बैंक कल तक मानते हैं, बुक उल्टा कर सीधा सरकारी ना हो। मानते हैं, जबकि हाँ, सरकारी है नहीं, सही है। सरकार का उपक्रम है, जैसे बाकी बैंक है। तो वो तो आज भेज सिंपल देगा, सा उससे आप एक तो एग्जांपल बात तो समझ तुम्हें ही लीजिए हमें करनी है। ये भी तो कि जैसे आज ऑनलाइन है वो SBI की नंबर सर्विस में करता है। दिक्कत आ जाए, रास्ता वालों का खराब ना वो होता है टाइम पे पेमेंट करे, रास्ता वालों का जो भाई, ना वो वो टाइम पे विड्रॉल करे, तो बताएगा, ना टाइम पे उसका सॉफ्टवेयर काम करे, वो तो यही ना बताएगा ना। समय से लोन दे, अरे या मैं लोन मीटिंग दे रहती तो है ना, उसको समय से क्लोज ना हो, संविदा भी रहती है यानी ना, सर्विस अगर सर्विस से उसकी और उथल पुथल हो अरे गई, तो हम ये मुझे तो वो तो भेजेंगे ना। भेजेगा ना, तब वो इंक्वायरी करेंगे तो अपने सारे कब्जे लोगों का भरोसा खत्म हो है ना, जाएगा तो उससे। बुक नहीं करेंगे, जाके देख लेगा आदमी जैसा भी हो मेन है कर लेगा, सर्विस, हमारा चाहे वो काम कोई भी खत्म हो, हो जाएगा। कोई भी बैंक मुझे हो, 21,000 वाला तो आई अगर उसकी 27,000 सर्विस का। अच्छी नहीं है तो लोग उसके यहाँ जाना बंद कर देंगे, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो लोगों को एक तो लगता है कि सरकारी है, पहली बात, सरकार ने इसको लाइसेंस दिया है पैसा लेने का, तो लोगों के दिमाग में डालना जरूरी है कि आपको भी सरकार ने ही लाइसेंस दिया है पैसा लेने का, मोटर बंद कर देना जब भर जाए, इधर से बंद खोल दूं, पता कैसे चलेगा। आपको भी उसी सरकार ने कानून बनाया है, आपका कानून भी जिसका बैंक ने कानून बनाया है। अब यहाँ पे लोग को बताने का जरूरी है कि बैंक RBI को फॉलो करती है तो उसके कुछ कानून है, वो उसके गाइडलाइन के बाहर नहीं जा सकती है। तो उसके कानून में कुछ चीजें आती क्या है, जैसे कि बैंक को मिनिमम 7 स्टाफ रखने पड़ते हैं, 7, मतलब सर्विस देने के लिए कम से कम 7 स्टाफ होने चाहिए बैंक के पास, मिनिमम छूट कम से कम। बाकी आप अकॉर्डिंग टू टर्नओवर, अकॉर्डिंग टू आपका पब्लिक डीलिंग, जो भी आपके ब्रांच में ज्यादा लेन देन है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्टाफ और अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं, अपने एक्सपेंस को। पूरी मोटर खाली है। दूसरा, मिनिमम वहां मैक्सिमम वहां 25% एक्सपेंस का है, यानी खर्च आप जो भी आपका आ रहा है टर्नओवर, यानी जो है उसका मैक्सिमम आप 25% ही खर्च कर सकते हैं, चाहे वो रेंट में हो, सैलरी देने में हो, या ब्रांच को डेवलप करने में हो, जो भी चीजें हैं, या आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो भी है उसमें 25% एक्सपेंस का है। अब यानी कि आपको ये समझ लीजिए। और दूसरा, आपको RBI को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सारे बैंक को एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि आप इतना पैसा अगर मार्केट से ले रहे हैं तो इतना % हमारे पास रिजर्व होना चाहिए। उसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है CRR और एक आता है SLR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करिएगा, एक इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम कि RBI को 2 चीजों देनी पड़ती है बैंक को, वो होता है CRR और एक होता है SLR। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो अकॉर्डिंग टू सरकार वेरिएशन करता है, करंट में भी 18% के आसपास चल रहा है। यानी अगर 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट अगर आप बैंक को देते हैं तो 18% CRR यानी 18,000 रुपए हो जाता है, और एक सेचुरेटेड लिक्विड रेशियो होता है वो लगभग 2.5 से 3% के आसपास, यानी ओवरऑल 20 से 25% बैंक को देना पड़ता है रिजर्व बैंक को। यानी 1 लाख रुपए आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक को दिया है तो 25,000 रुपए रिजर्व बैंक को चला जाता है उसमें। दूसरा, मैक्सिमम एक्सपेंस जो मैंने बताया बैंक का वो 25% के आसपास है, तो यानी 1 लाख में 25,000 रुपए वो चले जाते हैं एक्सपेंस में, तो बैंक के पास 50,000 रुपए ही बचते हैं जिसको आपको 2 लाख करके देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है पोस्ट ऑफिस में, लेकिन पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बैंक लिख के आता है। अब यहाँ पे 2 मंत्रालय काम करते हैं, जैसे बैंक में सिर्फ वित्त मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट होता है RBI का, लेकिन पोस्ट ऑफिस में 2 मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वित्त मंत्रालय के साथ साथ आपको दूर संचार मंत्रालय का, क्योंकि वो पोस्ट बैंक होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस में इसको सरकार ने थोड़ा सा एक छूट दे रखी है, आप ये कह सकते हैं, पोस्ट बैंक को लेकर, क्योंकि ग्रामीण लोगों तक पहुंचता है एक तरह का। तो यहाँ पे थोड़ा सा 0.5 या 1% का इंटरेस्ट का अप डाउन होता है, लेकिन सेम चीजें इसके यहाँ भी वैसे ही लागू होती है। इसको भी रिजर्व बैंक को देना पड़ता है, ये सारी चीजें यहाँ भी है। अब पहला तो, अब दो चीज हो गई, पहला तो आप खर्च निकल गया लगभग 50%। दूसरा, जो भी पैसा बचा उसको कहीं ना कहीं बैंक इन्वेस्ट करती है, चाहे बैंक हो या मोरल हो या कोई भी संस्था हो, जो पैसे को इन्वेस्टमेंट में लेती है वो पैसे को कहीं ना कहीं वो भी इन्वेस्ट करती है। तो बैंक का मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लोनिंग को लेके होता है। 90% बिजनेस बैंक का लोन को लेके है, चाहे वो कोई भी लोन हो। अब लोन में आपने लोन दे दिया, और लोन देने के बाद 60 से 70% जो अकाउंट है एनपीए चला जाता है अभी, ठीक है, जिसके बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट, यानी आपने लोन लिया और टाइम पे जमा नहीं किया, तो एक तरह से बैंक पे लोड हो गया। अब बैंक उसको रिकवरी करने के लिए नीलामी करेगी, कुर्की करेगी, लेकिन उससे पैसा कवर नहीं होता है। एक तरह की ये बस पनिशमेंट होती है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, ये तो वो लोग हो गए जो एनपीए जाते हो, मिडिल क्लास फैमिली, जो आम जनता है, जो बेचारी चाहती है पैसा देना, इनके किसी कारणवश नहीं दे पाती है। दूसरे वो लोग होते हैं जो बैंकों से बड़े बड़े घोटाले कर लेते हैं, नीरव मोदी, माल्या, इस तरह के लोग जो मार्केट में बहुत सारे आपको मिलेंगे, जिन्होंने बैंक का पैसा लेकर हजारों करोड़ रुपए लेके निकल गए। वो बैंक का पैसा नहीं था, पब्लिक का पैसा था। अब उसकी भरपाई के लिए बैंक फिर टाइम ऑफ डिपॉजिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है, तमाम चीजों को मैनेज करती है, मर्ज होती है। बीच में आपने देखा होगा कि मर्जन हुआ बहुत सारे बैंकों का, 4-4, 5-5 बैंक इकट्ठा हो गए। वो क्यों हुआ? इसी इन्फ्लेशन को लेके कि मार्केट में पैसों को लेके क्राइसिस ना आए। पीएनबी से नीरव मोदी लेके भाग गए, माल्या उनसे, यस बैंक दिवालिया होने के कगार पे आ गया। तो ये सरकार ने जानबूझ के ये चीजें मर्ज की एक साथ, क्योंकि बैंक अपना खर्च निकाल नहीं पा रही थी, सारे बैंक लॉसेस में जा रहे थे। ये मेरे सिर्फ बोलने पे आप मत जाइए, आप गूगल पे जाके सर्च करिए कि बैंकों का मर्ज क्यों हुआ, 4-4, 5-5 बैंक इकट्ठा क्यों हुए, लॉस को कवर करने के लिए, खर्चे को कवर करने के लिए। सबका खर्चा ज्यादा था, अलग अलग थे, तो एक जगह इकट्ठा कर दिया तो खर्च कम, स्टाफ में ज्यादा चीजें मैनेज हुई। ये बैंक के लॉसेस को कवर करने के लिए बैंक का मर्ज किया गया, क्योंकि इतने घोटाले हो चुके थे, बैंक इतना लॉसेस में जा चुकी थी। आप ये सब गूगल पे सर्च करिएगा कि कौन कौन से बैंक कितने माइनस में थे। कुछ बैंक अगर मर्जर नहीं होता तो आप देखते मार्केट में 50% बैंक दिवालिया हो जाते। अगर उस बैंक में आपका 50 लाख रुपया था तो 5 लाख से ज्यादा सरकार उसकी गारंटी नहीं दे रही थी, आज भी नहीं है। और आपको पता चलता दिवालिया होने के बाद आपको, तो ये मर्ज इसीलिए किया गया, बैंकों का मर्जर। ये सर्च कीजिएगा सारी चीजें, ट्रेनिंग का ये पार्ट है, और ये जानिए इन चीजों को, आप सीना ठोक के मार्केट में बात करिए, ठीक है। तो बैंकों का मर्जर जो हुआ, ये इसको लेके हुआ कि लॉसेस कवर हुए, सारी चीजें। तो बात हो गई इस पे कि आपका रिजर्व बैंक में चला गया, और इस तरह से सारी चीजें एक्सपेंस को कंट्रोल करके, यानी अब एनपीए होने के बाद ये सारी चीजें होती हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट है। आते हैं हम अपने पार्ट पे। ये इसकी वजह से बैंक अपना टाइम ऑफ डिपॉजिट बढ़ा के रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखी है, ठीक है। कुछ बैंक हैं जो 7% देते हैं, कुछ बैंक 6% देते हैं, 7.5%, इससे ज्यादा कोई नहीं देता है। हमारे साथ क्या है मोरल वालों के साथ? पहले ही बात कि मोरल वालों के साथ पहला है कि सरकार ने आपको भी लाइसेंस दे रखा है पैसा लेने का, आप लीगल हैं, ये आपको पता है। कई बार हम बता चुके हैं कि जहां से उनका कानून बनता है वहां से आपका बना हुआ है। आपको लाइसेंस मिला है तभी आप बोर्ड लगा के पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, जगह जगह आपके ऑफिसेज हैं, ब्रांचेज हैं, तो लीगली आप मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जिस बात को लेके बार बार बात हो रही है कि पैसा आप समय से पहले यानी कम समय में कैसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, एमआईएस में आप अच्छा ब्याज कैसे दे रहे हैं, तो आपका पहला बात कि आपका तो एक एक्सपेंस जो है अंडर कंट्रोल है। और मोरल की सबसे खास बात कि कोऑपरेटिव के लिए सरकार ने जो आपको दे रखा है खर्च का हिसाब किताब, उसी में आप कई सारे सेक्टर उसी ब्रांच, एक ही ब्रांच से रन कर रहे हैं, तो आप तो और पैसे को बचा ले रहे हैं।
दूसरी बात, आपका जो भी एक्सपेंस के साथ साथ जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कमीशन, मान लीजिए वहां 25% आरबीआई को जमा हो रहा है, यहाँ तो हम मैक्सिमम जो है हमारा 23 से 25% है या 30%। अब वो 30% को आप 6 से भाग देंगे तो साल का आपको 5% ही निकल के आता है। क्योंकि क्या है कि हम कमीशन के अलावा प्लान में भी बिजनेस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिवार्ड वगैरह हो गए, तो ओवरऑल मतलब 30% जाता है सारा। 30 को आप 6 से भाग देंगे तो साल का 5% आता है। 70% भी आपके पास पैसा बचता है तो आपका इन हाउस इन्वेस्टमेंट है, खुद के अपने सेक्टर्स में। वो सारे सेक्टर्स अच्छे रिटर्न देने वाले हैं। हम बार बार उसकी बात करते हैं, जैसे फार्मा, रियल एस्टेट, अभी आपका हॉस्पिटल, होटल से सारी चीजें अपकमिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नॉर्मली किसी भी बिजनेस में आप लगाएंगे, अगर आप खुद भी दुकान खोलेंगे तो 1 लाख को 1 साल में 2 लाख का पैसा पूंजी बना लेंगे। ये आपको भी पता है कि आप नॉर्मल आप चाय की ठेली लगाएंगे, आप पान की दुकान खोलेंगे और 1 लाख रुपए पूंजी लगाएंगे, 1 साल में आप 2 लाख रुपए बना लेंगे मैक्सिमम। मतलब 1 साल में मिनिमम आप 6 महीने में बना लेंगे। अच्छा दुकान चला तो आप 2 महीने में 1 लाख को 2 लाख बना लेंगे। तो कंपनी तो कह रही है हम 6 साल में 1 लाख का 2 लाख देंगे। तो कंपनी के पास ऐसे ही रोटेशन के बहुत सारे सेगमेंट हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आपका पैसा इन हाउस इन्वेस्टमेंट है, जो बार बार हम कैलकुलेशन करके बताते हैं कि किसी भी सेगमेंट में 4% 5% का भी मंथली रिटर्न कंपनी ले रही है किसी भी सेगमेंट में लगा के, तो साल में 40 से 50% का रिटर्न ले रही है, और 6 साल में 300% का रिटर्न है, और देना मुझे 2% 200% ही रिटर्न है। तो इसलिए आपका इन हाउस इन्वेस्टमेंट है। आप कोई अनसिक्योर लोन नहीं देते हैं। आप जो भी लोन देते हैं उन्हीं की एफडी पे देते हैं जिन्होंने एफडी किया है, उनसे भी आप ब्याज लेते हैं। ठीक है, कि आपसे 1.5% में ब्याज लेंगे। दूसरा, जो भी खाते चलते हैं आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी में, चाहे वो आरडी में हो या अर्ली मोड में हो, अगर कस्टमर डिले करता है तो आप उससे लेट फाइन भी लेते हैं। मिनिमम 1.5% है, कुछ प्लान में तो आप 5% भी लेट फाइन लेते हैं। समझ गए? तो इस तरह से आप, मतलब ये नहीं कि कंपनी ने बहुत हिसाब से चीजों को रखा है, मैंने कि एक्सपेंस अंडर कंट्रोल रखा है, समय से जमा नहीं करते तो लेट फाइन भी लेती है, इन्वेस्टमेंट इन हाउस है। इस वजह से दूसरा, आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से लाइसेंस है, इसलिए बहुत सारे टैक्सेस में छूट भी आपको मिली हुई है। इस वजह से आप पैसे को कम समय में अच्छा रिटर्न दे पाते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था अगर वो 18 साल से चल रही है और 50 कंपनियों का ग्रुप है और इतने सारे सेगमेंट को लेके चल रही है, तो वो लॉस में बिजनेस नहीं कर रही होगी। अगर कोई कंपनी अगर शुरुआत से ही लॉस में आ जाए तो 18 साल नहीं, 18 महीने भी नहीं चल पाएगी वो। आपकी कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है कोऑपरेटिव में, वो सिक्योर करती है, कोई ऐसी जगह नहीं लगाती है जहां से रिस्क हो। आपके कोऑपरेटिव का पैसा क्रिप्टो में नहीं लगता है साहब। आपके कोऑपरेटिव का पैसा फार्मा, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, हॉस्पिटल, होटल्स और यूनिवर्सिटी में लग रहा है, जहां जीरो रिस्क है। तो आपके पैसे को सही जगह, सुरक्षित जगह लगाया जाता है, और सही रोटेशन होने की वजह से, सही इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको कम समय में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है समझने के लिए। अब इसमें जो बहुत बारीक चीजें हैं जो समझने की जरूरत है, कि लोग हम पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, सारी चीजें अच्छी है, मैंने जो बताया या आप जो पढ़ते हैं, ये सब कुछ अच्छा है, सब चीज सही भी है। फिर भी लोग, आप जब लेके जाते हैं मोरल को, तो लोग आपसे सवाल क्यों करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको जरूर जरूर समझिए। पहला कारण, कि मार्केट में जो उथल पुथल हुआ, जिस तरह की कुछ कंपनियां ले गई, वो कोऑपरेटिव नहीं थी। एक बात का हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि 99% जो कंपनियां मार्केट से गई हैं कोऑपरेटिव नहीं थी। इसको लिख लीजिएगा, आप सर्च भी करिएगा जाके गूगल पे। लेकिन लोगों ने उन्हें कंपनी बना के प्रेजेंट किया, और आप जब लेके जाते हैं तो आप भी कंपनी बन के जाते हैं। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बन के जाइए अगर मनी मार्केट के लिए जा रहे हैं। आज हम कैसे सीना ठोक के बात कर सकते हैं
कि आज जो सहारा का रिफंड भी मिल रहा है वो कोऑपरेटिव का ही मिल रहा है। अगर वो किसी और प्लान में है, डिवेंचर में है, की शॉप में है या अदर प्लान में, उनका रिटर्न नहीं है। तो कोऑपरेटिव सही है, लीगल है। और सहारा 2010 में कोऑपरेटिव में आई थी, इसके पहले कोऑपरेटिव में नहीं थी। सरकार के दबाव की वजह से सरकार ने कहा, तब जाके उन्होंने कोऑपरेटिव में अपना लाइसेंस लिया। तो पहली बात कि हम लोगों तक एक तो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है कोऑपरेटिव का। दूसरा, कोऑपरेटिव को लोग 2002 के बाद में जानना शुरू किए। कोऑपरेटिव 2002 के पहले उतनी हाईलाइट नहीं थी। सही मायने में कोऑपरेटिव 2002 के बाद हाईलाइटेड हुई है, क्योंकि 2002 में ही एक्ट 2002 बना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का। इसके पहले इंडिविजुअल लाइसेंस लोग लेते थे। तो 2002 के बाद ही कोऑपरेटिव की सही तरीके से, और 2023 के बाद सरकार का थोड़ा सा फोकस इस पे बना है। कानून में कुछ और बदलाव हुए हैं, कुछ और सुधार हुए हैं। जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो इतिहास कोऑपरेटिव का जो मैंने बताया था, उसमें ये सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया गया है कोऑपरेटिव को लेके ही। पहले सहकारिता मंत्रालय नहीं था, पहले कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही जाता था। अब सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया गया है कोऑपरेटिव को लेके, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, कोऑपरेटिव को लेके कई सारे विभागों के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। तो कुछ घोटाले, कुछ गड़बड़ उन लोगों ने भी किए हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव का लाइसेंस किसी और सेगमेंट के लिए ले रखा था, लेकिन काम वो पैसा लेने का कर रहे थे। तो लोगों के दिमाग में एक चीज फिट बैठ जाती है, वो ये नहीं देखते हैं कि किस कोऑपरेटिव की बात हो रही है। वो सिर्फ कोऑपरेटिव नाम सुनते हैं, वो ना क्रेडिट सुनते हैं, ना एग्रो सुनते हैं, ना हाउसिंग। उन्हें इससे मतलब वो सोचता अच्छा वो भी तो कोऑपरेटिव थी। उसे पता नहीं कोई एग्रो कोऑपरेटिव थी कि फूड कोऑपरेटिव थी। तो कुछ गलतियां जिन्होंने लाइसेंस लेके गलत तरीके से कोऑपरेटिव का इस्तेमाल किया है, उनकी भी गलतियां हैं। अभी तक क्रेडिट कोऑपरेटिव को सरकार ने, किसी भी कोऑपरेटिव के ऑफिस में ताला लगाने का अधिकार सरकार नहीं देती है। लोग अपने मन से बंद कर दे, कुछ गड़बड़ करे, घोटाला करे। अब इसमें जो 4 पार्ट होते हैं जो हमेशा हम बताते हैं, उसमें चौथा पार्ट सब बढ़िया है, लीगल है, आपका इन्वेस्टमेंट सही है, आपका एक्सपेंस अंडर कंट्रोल है, और आपकी मैनेजमेंट अगर उसकी नीयत खराब है तो भी किसी भी कोऑपरेटिव में उथल पुथल मच सकता है। पैसे की लेन देन में वो कभी भी दिवालिया हो सकती है। बैंक दिवालिया हो सकती है, तो क्या कोऑपरेटिव नहीं हो सकती? गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पैसा रिकवरी नहीं होगा तो क्या करेगी? तो आपकी मैनेजमेंट वो आप देख रहे हैं, आप परख सकते हैं। मार्केट में 38-40 साल से है, नीयत अच्छी है, लोगों के 38 साल से बीच में है और सही है, तभी आज अकेले पूरे भारत घूम जाते हैं। आज कोई एक उंगली नहीं उठा सकता आपकी मैनेजमेंट पे। 38 साल का इतिहास बहुत बड़ा होता है। एक आदमी को परखने के लिए 38 घंटे बहुत है। अगर आपको परखने की ताकत है और समझदारी है थोड़ी सी भी, तो 38 घंटे में किसी को आप अच्छी तरह से परख लेंगे, अगर आप उस पर निगाह बना ले तो। और आपकी मैनेजमेंट तो 38-40 साल से मार्केट में है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा, हम बार बार कहते हैं कि शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों तक जाना होगा। जिस दिन आप बैंक की तरह लोग आपके पास आने लगेंगे, फिर आपकी हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी कंपनी को। फिर आपको हमें कमीशन क्यों देगी? हमें जो स्पॉट इंसेंटिव बिजनेस लोन दे रही है वो हमारी मेहनत के लिए दे रही है। हम ही जो पैसा ला के देते हैं अपनी फेस वैल्यू पे, कंपनी की चीजों को बता के, या आपके विश्वास पे, जो उसी का पैसा मिल रहा है ना आपको। जब लोग खुद से आके देने लगेंगे मोरल कोऑपरेटिव को, और वो समय ज्यादा दिन दूर नहीं है, अगले 2-4-5 सालों में लोग खुद से चल के आके पैसा मोरल में जमा करेंगे। तब हो सकता है कमीशन कम हो जाए या कमीशन ना हो, या जो भी है, वो अलग सेगमेंट है, वो अलग बात है, उस पर अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इन आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि लोग खुद आगे पैसा मोरल में जमा करेंगे। तो दिन दूर नहीं, वो दिन आने से पहले आप तब तक इतना पैसा बना लें
और आज इतने सालों से हम लोग बात कर रहे हैं, और इतने सालों से, पिछले 8-10 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, और हम सही तरीके से अरबों रुपए मैच्योरिटी हम दे चुके हैं। मोरल अरबों रुपए मैच्योरिटी दे चुके हैं, और हर महीने आज स्टेट में करोड़ों मैच्योरिटी कर रही है। एक एक ब्रांच महीने में करोड़ों रुपए की मैच्योरिटी कर रही है। अब तो कुछ दिनों में अरबों रुपए हर महीने की मैच्योरिटी होगी, और लेन देन सही है, तभी तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को बढ़ाया जा रहा है। तो आप सेफ हैं, सिक्योर है, लीगल है, इन्वेस्टमेंट, ये 4-5 चीजें ही होती हैं। ये सबके लिए है, सिर्फ मोरल कोऑपरेटिव के लिए नहीं है। वो बड़े से बड़े टाइकून हो, कोई देश ही क्यों ना हो, भारत देश ही है। आज भारत देश का जीडीपी खराब हो जाए, मतलब खर्च ज्यादा हो जाए, इनकम कम हो, और सरकार में घोटाले ज्यादा होने लगे, तो क्राइसिस आ जाएंगी। श्रीलंका के साथ हो गया, कई कई देशों के साथ हो गया। तो जहां मैनेजमेंट सही नहीं होगा, जहां एक्सपेंस अंडर कंट्रोल नहीं होगा, तो पूरा का पूरा देश तबाह हो जाता है। कंपनी वंपनी तो छोटी चीजें हैं, और ये 4-5 चीजें आपकी स्ट्रांग हैं। इसीलिए आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लीगल हैं, और आपके सामने सारी चीजें हैं। अब आपको लोगों के सामने रखना है अपनी चीजों को। आप जितने कॉन्फिडेंस से, जितनी बखूबी से, जितनी अच्छाई से आप रखेंगे, उतनी ही तेजी से। शुरुआत में जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जो अच्छा कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं, उन्हें उनसे पूछ लीजिए आप। पहले जब वो मार्केट में उतरते थे तो उन्हें 10 बार समझाना पड़ता था, 10 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता था। अब तो ऐसा हुआ है कि लोग बुला के पैसा देते हैं। तो मार्केट में जब आप दिखेंगे, आप अच्छा रिटर्न देंगे, अच्छा सर्विस देंगे, तो लोग बुला के पैसा देंगे। और ये आपके प्रेजेंटेशन, नॉलेज और कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं कोऑपरेटिव को लेकर। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मूलभूत और जो एक निचोड़ निकलता है, वो निकलता है, मार्केट में उतरिए, अपनी बातों को रखिए,